वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज एनालॉग सर्किट में हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू पावर एम्पलीफायर्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक you will be able to describe power amplifier and differentiate between voltage and power amplifiers. You will be able to describe the importance of impedance matching in power amplifiers. You will be able to recall the figure of merit and conversion efficiency of power amplifiers. तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर दैट इज पावर एम्पलीफायर एनालाइज करने वाले हैं। पावर एम्पलीफायर में हम सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। ये डिस्कस करने वाले हैं कि वोल्टेज एम्पलीफायर से कैसे डिफरेंट होता है, और जो इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स है फिगर ऑफ मेरिट एंड कन्वर्जन एफिशिएंसी वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इस टॉपिक से मेनली आप थ्योरिकल टाइप की प्रॉब्लम एक्सपेक्ट करते हैं। न्यूमेरिकल टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आगे आने वाले टॉपिक से आप एक्सपेक्ट करेंगे। तो यहां पर जो थ्योरिकल टाइप की आप प्रॉब्लम एक्सपेक्ट करते हैं वो शॉर्ट टाइप की भी हो सकती है और लॉन्ग टाइप की भी। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप थ्योरिकल टाइप की प्रॉब्लम की बात करते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं यहां पर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की बात करूं तो जो पावर एम्पलीफायर है, किसी भी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में लास्ट स्टेप जो होता है वो हमेशा पावर एम्पलीफायर होता है, ताकि आप हायर वोल्टेज और हायर करंट दैट इज हायर पावर अचीव कर पाए लोड पे। तो पावर एम्पलीफायर प्रैक्टिकली भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे कि पावर एम्पलीफायर होता क्या है, पावर एम्पलीफायर कैसे डिफरेंट होता है वोल्टेज एम्पलीफायर से, क्योंकि अभी तक मेनली आपने वोल्टेज एंड करंट एम्पलीफायर ही एनालाइज किए हुए हैं। तो पावर एम्पलीफायर बेसिकली होता क्या है। तो जब मैंने आपको वोल्टेज एंड करंट एम्पलीफायर पढ़ाया था तब मैंने स्टार्ट में एम्पलीफायर जब शुरू किया था तब मैंने स्टार्ट में आपको पावर एम्पलीफायर के बारे में भी बताया था। तो बेसिकली अगर मैं वहीं से आपको कुछ पॉइंट्स वापस से रिवाइज कराऊं, कुछ पॉइंट्स अगर आपको हाईलाइट करवाऊं, तो एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इट इज अ लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। तो जो पावर सिग्नल होता है आपका वो होता है लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। तो आप चाहें तो अपने नोट्स ओपन कर सकते हैं एम्पलीफायर के स्टार्टिंग के, आपको सारे पॉइंट्स वहां पर दिखाई देंगे। तो पावर एम्पलीफायर लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर होता है, ठीक है। इट सप्लाई आउटपुट वोल्टेज एंड करंट। पावर एम्पलीफायर जो होता है इसमें आपका डिस्टॉर्शन पाया जाता है, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आउटपुट इज डिस्टॉर्टेड। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया हुआ है कि यहां पर आपका जो आउटपुट होता है वो डिस्टॉर्शन फुल होता है, क्योंकि नॉन लीनियरिटी यहां पर पाई जाती है। यहां पर आपको लीनियरिटी देखने को नहीं मिलती है, जबकि स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में आपको पीस वाइज लीनियरिटी देखने को मिलती थी। आप अपने नोट्स में ग्राफ में भी चेक कर सकते हैं, मैंने आपको ग्राफ बना के वहां पर शो किया हुआ है। तो चूंकि आउटपुट आपका डिस्टॉर्टेड होता है, इस कारण से ही पावर एम्पलीफायर इज यूज्ड ओनली एट द लास्ट स्टेज ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो यहां पर तो आपके जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होते हैं, अगर मैं आपको सिंबल वाइज शो करूं तो मान लीजिए आपके 3 एम्पलीफायर्स कनेक्टेड हैं कैस्केड में, A1, A2, A3, सबके मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं, गेन लिख रहा हूं। तो ये जो लास्ट वाला एम्पलीफायर है सिर्फ और सिर्फ यही आपका पावर एम्पलीफायर होगा। ये पॉइंट आपको हमेशा माइंड में रखनी है, क्योंकि पावर एम्पलीफायर अगर आप हर एक स्टेज में यूज कर देंगे तो डिस्टॉर्शन हर एक स्टेज से आपको मिलेगा। लेकिन पावर एम्पलीफायर यूज करना भी जरूरी है, क्योंकि आप जैसे मैंने आपको बताया इट सप्लाई ग्रेटर आउटपुट वोल्टेज एंड करंट। तो आपको अगर हायर आउटपुट वोल्टेज एंड करंट चाहिए, हायर आउटपुट चाहिए, तो पावर एम्पलीफायर चाहिए। तो आप लास्ट स्टेज में ही सिर्फ पावर एम्पलीफायर यूज करते हैं, बाकी जगहों पे आप नॉर्मल एम्पलीफायर ही यूज करते हैं। क्लियर है, ये पॉइंट आपको हमेशा माइंड में रखना है। तो बेसिकली जो पावर एम्पलीफायर होते हैं वो आपके ग्रेटर आउटपुट पावर के लिए यूज किए जाते हैं। अब अगर मैं यहां पर डिस्कस करूं, जो ऑलरेडी मैंने आपको वहां बताया हुआ है जब मैंने एम्पलीफायर शुरुआत की थी, कि पावर एम्पलीफायर और वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या रिलेशन होता है या कैसे ये डिफरेंट होते हैं। तो यहां पर मैं आपको कंपैरिजन शो करूंगा पावर एम्पलीफायर एंड वोल्टेज एम्पलीफायर में। तो यहां पर हम एक साइड पावर एम्पलीफायर लिख लेते हैं और एक साइड वोल्टेज एम्पलीफायर लिख लेते हैं। तो हम यहां पर अब पावर एम्पलीफायर एंड वोल्टेज एम्पलीफायर में डिफरेंस देखेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा, जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया भी हुआ है कि इट सप्लाई ग्रेटर आउटपुट वोल्टेज एंड करंट, और यहां पर वोल्टेज एम्पलीफायर में यहां पे आप लिख सकते हैं इट सप्लाइज स्मॉलर आउटपुट एज कंपेयर टू पावर एम्पलीफायर। ठीक है,
सो अगर वोल्टेज एम्पलीफायर की बात करें तो इट सप्लाइज स्मॉलर आउटपुट एज कंपेयर टू पावर एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। नाउ अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट में जैसा मैंने आपको अभी भी बताया कि पावर एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा होता है आउटपुट में, तो डिस्टॉर्शन इज वेरी हाई इन आउटपुट। और यहां पर अगर आप बात करोगे वोल्टेज एम्पलीफायर में तो डिस्टॉर्शन इज वेरी लेस इन आउटपुट। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर अगर आप बात करोगे पावर एम्पलीफायर में तो नॉन लीनियरिटी आपको देखने को मिलती है, और यहां पर अगर आप बात करते हो वोल्टेज एम्पलीफायर में तो आपको लीनियरिटी देखने को मिलती है। तो ये आपके कुछ मेन डिफरेंसेस होते हैं पावर एम्पलीफायर और वोल्टेज एम्पलीफायर में। तो यहां पर है दोनों के दोनों आपके एम्पलीफायर, लेकिन पावर एम्पलीफायर जो है वो ज्यादा हायर आउटपुट वोल्टेज एंड करंट सप्लाई कर सकता है, लेकिन पावर एम्पलीफायर में आपको डिस्टॉर्शन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई आप पावर एम्पलीफायर में हार्मोनिक्स एलिमिनेशन फिल्टर यूज करते हैं। डिस्टॉर्शन मींस आपको हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स देखने को मिलते हैं, जो हम पूरी डिटेल में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर्स पे। अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि पावर एम्पलीफायर एंड वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस और पावर एम्पलीफायर का जो बेसिक है वो यहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड ये जो फर्स्ट लर्निंग आउटकम है पावर एम्पलीफायर एंड डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफायर्स, ये आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इंपेडेंस मैचिंग इन पावर एम्पलीफायर्स। तो इन केस ऑफ पावर एम्पलीफायर्स इंपेडेंस मैचिंग क्या होती है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या होती है इंपेडेंस मैचिंग की। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार इंपेडेंस मैचिंग वर्ड का मीनिंग समझा देता हूं। इंपेडेंस मैचिंग जो होती है वो ये होती है कि आपका जो सोर्स इंपेडेंस है और लोड इंपेडेंस है वो आपका मैच कर जाए। तो बेसिकली अगर इंपेडेंस मैचिंग आप अचीव करते हैं तो आपको मैक्सिमम पावर मिलता है आउटपुट में। ठीक है, तो अगर हम यहां पर इंपेडेंस मैचिंग की बात करें, इन केस ऑफ इंपेडेंस मैचिंग मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड। तो अगर इंपेडेंस मैचिंग हो जाती है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है सोर्स से लोड। दैट मींस आप हायर आउटपुट पावर अचीव करते हैं। तो इंपेडेंस मैचिंग की इंपॉर्टेंस तो हमें समझ में आ गई कि क्या होती है। अब यहां पर इंपेडेंस मैचिंग के लिए आप जो पावर एम्पलीफायर पढ़ते हैं उसमें कौन कौन से पावर एम्पलीफायर है जिनमें इंपेडेंस मैचिंग बहुत अच्छी होती है। जस्ट एक थ्योरिकल पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है जो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो अगर आप यहां पर आगे जाकर जब डिस्कस करेंगे तो ट्रांसफॉर्मर इन पावर एम्पलीफायर फॉर इंपेडेंस मैचिंग, अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहां पर दे दूं तो क्लास ए पावर एम्पलीफायर में आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर। इसके अलावा आप ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास बी पावर एम्पलीफायर देखेंगे, और आप वहां पर देखेंगे कि इंपेडेंस मैचिंग के कारण हायर पावर ट्रांसफर होगा फ्रॉम सोर्स टू लोड। तो क्लास ए क्लास बी के बहुत सारे टाइप्स है, दो टाइप्स तो हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एक जो टाइप होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मर कपल्ड। तो ट्रांसफॉर्मर कपलिंग में आप देखेंगे कि कैसे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, एवरीथिंग हम वहां डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली बात है, एफिशिएंसी इंक्रीज होने का मतलब भी यही होता है कि जो आउटपुट पावर है वो आपको ज्यादा से ज्यादा मिला है। ठीक है, तो ये आपका होता है ट्रांसफॉर्मर कपलिंग का मतलब। तो इंपेडेंस मैचिंग जो है पावर एम्पलीफायर में हम मेनली ट्रांसफॉर्मर कपलिंग से अचीव करते हैं। और ट्रांसफॉर्मर कपलिंग क्या होती है ये मैं आपको जब क्लास ए और क्लास बी एम्पलीफायर पढ़ाऊंगा तब वहां पर आपको फिगर के थ्रू शो करूंगा। और इंपेडेंस मैचिंग की जो इंपॉर्टेंस है कि आपको मैक्सिमम पावर चाहिए आउटपुट में, तो किसी भी एम्पलीफायर में इंपेडेंस मैचिंग इसीलिए की जाती है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो यहां पर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड ये जो सेकंड लर्निंग आउटकम है इंपॉर्टेंस ऑफ इंपेडेंस मैचिंग इन पावर्स एम्पलीफायर, आई होप ये लर्निंग आउटकम भी आपने बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है फिगर ऑफ मेरिट एंड कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ पावर एम्पलीफायर्स।
तो फिगर ऑफ मेरिट एंड कन्वर्जन एफिशिएंसी, ये बेसिकली दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पावर एम्पलीफायर के लिए, और इन्हीं टर्म्स के थ्रू अब मैं आपको ना पावर एम्पलीफायर में होता क्या है वो आपको अब सिखाने वाला हूं। बेसिकली अभी तक जस्ट मैंने आपको बेसिक डेफिनेशंस दी है कि पावर एम्पलीफायर वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या रिलेशन होता है, कैसे वो डिफरेंट होते हैं, ये सारी चीजें बस मैंने आपको अभी तक बताई है। लेकिन पावर एम्पलीफायर में हम करते क्या हैं, क्या अचीव होता है आपका आउटपुट में, कैसे अचीव होता है, ये सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे, और ये दोनों टर्म्स भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर अब मैं एक फिगर बना रहा हूं। तो यहां पर इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो इनपुट है पावर एम्पलीफायर का वो वीक एसी पावर है, और जो आउटपुट है आपका वो स्ट्रॉन्ग एसी पावर है। तो बेसिकली पावर एम्पलीफायर करता क्या है, वो वीक एसी पावर को स्ट्रॉन्ग एसी पावर में कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग डीसी पावर फ्रॉम बायसिंग सप्लाई। तो पावर एम्पलीफायर कन्वर्ट्स वीक एसी पावर इनटू strong AC power by using DC power from biasing supply। ये करता है आपका पावर एम्पलीफायर। तो यहां पर अब अगर मैं बात करता हूं कन्वर्जन एफिशिएंसी की, जिसे हम ईटा से शो करेंगे थ्रू आउट द टॉपिक ऑफ पावर एम्पलीफायर, तो कन्वर्जन एफिशिएंसी या ईटा क्या होता है आपका, ये होता है PAC अपॉन PDC। अब अगर हम यहां पर बात करें PAC की, तो PAC होता है आपका आउटपुट एसी पावर, जो हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसी पावर होता है, हमने अभी डिस्कस किया है फिगर में। और PDC क्या होता है आपका डीसी पावर फ्रॉम बायसिंग सप्लाई, जो हमने अभी अभी फिगर में शो किया है। तो आपको पॉइंट बस यही चेक करना है कन्वर्जन एफिशिएंसी में कि कितना डीसी पावर जो है वो एसी पावर में कन्वर्ट किया गया। एक्चुअल में आप देखेंगे इनपुट एसी पावर का कोई यूज ही नहीं है फॉर्मूले में, वीक एसी पावर का कोई यूज नहीं है। मेनली क्या होता है, इनपुट तो आप वीक एसी पावर दे देते हैं, उसको आप नेग्लिजिबल ही मान के चल रहे हैं। मेन क्या है, डीसी पावर जो आप बायसिंग सप्लाई से ले रहे हैं, जो आप यहां पर फिगर में देख सकते हैं, उसको आप कितना एसी पावर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, यही होता है आपका कन्वर्जन एफिशिएंसी। तो जितना आपका आउटपुट एसी पावर ज्यादा होगा उतनी आपकी कन्वर्जन एफिशिएंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। तो हम जितने भी एम्पलीफायर पढ़ेंगे लाइक क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, सब में हम कन्वर्जन एफिशिएंसीज के फॉर्मूले जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे के सारे डेरिवेशंस हम जरूर शो करेंगे। तो आप देखेंगे वहां पर कि कुछ एम्पलीफायर में कन्वर्जन एफिशिएंसीज आपको लेस मिलेगी, फॉर एग्जांपल क्लास ए। क्लास सी में आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, 90% से भी ऊपर मिलेगी आपको कन्वर्जन एफिशिएंसी। तो सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। नाउ जो नेक्स्ट पैरामीटर आपका होता है वो होता है फिगर ऑफ मेरिट, FOM। तो जो फिगर ऑफ मेरिट सेकेंड पैरामीटर है आपका पावर एम्पलीफायर के केस पे, वो क्या होता है आपका, तो बेसिकली जो फिगर ऑफ मेरिट होता है वो होता है PD मैक्स डिवाइडेड बाय PAC मैक्स। PAC तो वही है जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है, बस उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन ये PD क्या है, तो PD को हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, वेयर PD max is the maximum power dissipation in the transistor। तो PD max क्या है, मैक्सिमम कितना पावर डेसिपिएट होगा ट्रांजिस्टर में। तो बेसिकली होता क्या है, अगर मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया दूं, एक एग्जांपल मैं अगर आपको यहां पर दे दूं जिससे आपको ये थ्योरी समझ में आ जाए, तो देखिए होता क्या है कि जो आपका डीसी पावर होता है ना, जो आप बायसिंग सप्लाई से ले रहे हैं, वो क्या होता है, एक तो पावर डेसिपिएशन में वेस्ट होता है और दूसरा आपका जाता है एसी पावर में। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं लेकिन मेनली आपके यही दो फैक्टर होते हैं। तो पावर डेसिपिएशन जितना ज्यादा होगा ऑब्वियस सी बात है उतना एसी पावर कम होगा। देखिए ना, आप क्या कर रहे हैं, आप डीसी पावर ले रहे हैं बायसिंग सप्लाई से, उसमें से कुछ पावर क्या हो गया, ट्रांजिस्टर में डेसिपिएट हो गया, एक तरह से वेस्ट हो गया पावर एम्पलीफायर के रेस्पेक्ट में देखे तो, और कुछ पावर आपका एसी पावर में कन्वर्ट हो गया। तो आपका टारगेट तो एसी पावर ही है। तो यहां पर पीडी मैक्स मतलब कितना मैक्सिमम पावर आपका ट्रांजिस्टर में डेसिपिएट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखते हैं फिगर ऑफ मेरिट क्या है कि कितना मैक्सिमम डेसिपिएट हो सकता है
और PAC मैक्स क्या है, कितना मैक्सिमम आउटपुट AC पावर आपको मिल सकता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को देखें PDC इक्वल टू PD प्लस PAC, तो आपको यहां पर ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि दोनों कभी एक साथ मैक्सिमम नहीं होंगे, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा कभी भी कि PD मैक्स PAC मैक्स एक साथ आ सकता है। ऑब्वियस सी बात है, जब पावर डेसिपेशन मैक्सिमम होगा तो PAC क्या होगा, मिनिमम होगा, और जब PAC मैक्सिमम होगा इसका मतलब PD क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि PDC तो ऑलवेज कांस्टेंट है, DC सप्लाई तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो यहां पर ये जस्ट एक रेफरेंस है, डेटा शीट की वैल्यू है, जिससे आपको बस एक आइडिया लगता है पावर एम्पलीफायर के परफॉर्मेंस के बारे में कि ये मैक्सिमम कितना से कितना डेसिपिएशन होता है इसमें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना आउटपुट वोल्टेज इसमें आपको, या कितना मैक्सिमम आउटपुट पावर आपको मिल सकता है। तो ये एक एनालिसिस है जिससे आपको पावर एम्पलीफायर के परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। तो अगर आप यहां पर इस चीज को ध्यान से समझेंगे तो फिगर ऑफ मेरिट हमेशा क्या होना चाहिए, एज मिनिमम एज पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि AC आउटपुट हमेशा ज्यादा होना चाहिए पावर डेसिपिएशन से, क्योंकि आपका टारगेट पावर एम्पलीफायर में AC आउटपुट अचीव करने का है। तो फिगर ऑफ मेरिट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। जैसा मैंने आपको कन्वर्जन एफिशिएंसी के लिए बोला था, वैसे फिगर ऑफ मेरिट के लिए भी एग्जांपल्स जो होंगे, जो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं, क्लास A क्लास B, आप देखेंगे क्लास A में फिगर ऑफ मेरिट आपको 2 के आसपास मिलेगा, जो कि एक बहुत ही खराब वैल्यू है। आप सोच के देखिए 2 का मतलब होगा PD मैक्स PAC मैक्स से जस्ट डबल है। और क्लास B में आप देखेंगे 0.4 के आसपास आपको मिलेगा, क्लास C में आप देखेंगे 0.25 आपको मिलेगा। तो वैल्यूज जो है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे क्लास A से क्लास B क्लास C, वैल्यूज जो है वो लगातार आपकी डिक्रीज होते चले जाएंगी। तो जो फिगर ऑफ मेरिट होता है वो क्लास C का बहुत ज्यादा अच्छा होता है और क्लास A का काफी खराब होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हम आगे जाके डिराइव करेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप ये जो हमने अभी 2 डेफिनेशंस देखी है, कन्वर्जन एफिशिएंसी एंड फिगर ऑफ मेरिट की, और साथ ही साथ हमने पावर एम्पलीफायर का जो वर्किंग भी देखा कि पावर एम्पलीफायर करता क्या है बेसिकली, ये सारे कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से यहां पर समझ में आ गए होंगे। एंड ये जो थर्ड लर्निंग आउटकम है, फिगर ऑफ मेरिट एंड कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ पावर एम्पलीफायर्स, आई होप ये लर्निंग आउटकम भी आपने बहुत अच्छे से यहां पर अचीव कर लिया होगा। I hope you have achieved the following learning outcomes. Now you are able to describe power amplifier and differentiate between voltage and power amplifiers. तो basically जो हमने power amplifier डिस्कस किया और voltage and power amplifier में डिफरेंस देखा, तो I hope ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now you are able to describe the importance of impedance matching in power amplifiers. तो बेसिकली जो impedance matching की इंपॉर्टेंस होती है वो हमने डिस्कस की कि impedance matching के थ्रू आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम सोर्स टू लोड, और कैसे impedance matching पावर एम्पलीफायर में आप अचीव करते हैं ये भी मैंने आपको बताया। आप पावर एम्पलीफायर में ट्रांसफॉर्मर कपलिंग यूज करते हैं, जिसके एग्जांपल मैंने आपको दिए क्लास A एंड क्लास B। तो आई होप ये कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ यू आर एबल टू रिकॉल द फिगर ऑफ मेरिट एंड कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ पावर एम्पलीफायर्स। तो पावर एम्पलीफायर्स पे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, पैरामीटर होते हैं, जो आपको हर एक पावर एम्पलीफायर के लिए कैलकुलेट करने होते हैं। तो पावर एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस को जानने के लिए बेसिकली आप फिगर ऑफ मेरिट एंड कन्वर्जन एफिशिएंसी का कैलकुलेशन करते हैं। तो आई होप ये टर्म्स भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।